हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वीडियोस को आप लाइक्स दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, उन पे कमेंट्स दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डाल दीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट सेकेंड। एज वी नो, इन अवर फर्स्ट पार्ट मेरे पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग के ये सारे टर्मिनोलॉजीज देखे हैं एंड आज हम देखने वाले हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, revenues and expenses, profit and loss, provisions, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, discount, solvent and insolvent terms. So let's start. So आज की हमारी पहली टर्म है डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं। किन से पैसे मिल सकते हैं? Either they may be the people or individual or some businesses or organization. So हम क्या कह सकते हैं? Any individual or business or organization from whom I have to receive the money in the future, that all can be considered as my debtors. तो वो मुझे पैसे क्यों देते हैं? उनके इंटेंशन पे डेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ट्रेड डेटर एंड सेकेंड वन इज लोन डेटर. सो ट्रेड डेटर मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम दूसरों को, मेरा बिजनेस दूसरे लोगों को गुड्स क्रेडिट पे बेचता है. हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखा है पिछले वीडियो में. सो क्रेडिट मतलब क्या? उधार पे मैं दूसरों को गुड्स बेचती हूँ और वो मुझे पैसे देने का प्रॉमिस करते हैं. सो ऐसे वक्त पे जिनको भी मैंने गुड्स बेचे हैं उधार पे, उनसे मुझे पैसे मिलने वाले होते हैं. सो दैट और दोज इंडिविजुअल्स और दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी कंसिडर्ड as my trade debtors. Consider this example. Suppose this is my business and he is one of my buyers. So उनको मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं एंड उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि कुछ दिनों बाद इन अ नियर फ्यूचर दे विल और ही विल पे अमाउंट टू माई बिजनेस. सो एट दैट टाइम वो जो बायर है जिनको मैंने क्रेडिट पे बेचा है वो बन जाएंगे मेरे ट्रेड डेटर्स. नाउ इसमें ही डेटर्स की ही सेकेंड टाइप है हमारी लोन डेटर्स. लोन डेटर में गुड्स बेचे नहीं जाते, गुड्स परचेस नहीं किए जाते, लेकिन कैश उधार पे दी जाती है. मतलब माय बिजनेस इज गिविंग अ कैश और लोन और एडवांस टू सम अदर पार्टी. At that time that other party is considered as my loan debtor, क्योंकि उनसे भी मुझे पैसे मिलने वाले होते हैं. ये टर्म आपने बहुत बार अकाउंट्स में देखी है, सुनी है, पढ़ी है. दैट इज सन्ड्री डेटर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय सन्ड्री डेटर्स? इज इट अ फर्दर टाइप और इज इट अ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ डेटर्स? नो, एक्चुअली सन्ड्री का मीनिंग है टोटल. सो टोटल ऑफ डेटर्स, total of trade debtors is called as the sundry debtors. ट्रेड डेटर्स मतलब जिनको मैंने उधार पे गुड्स बेचे हैं और जिनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, इन सारे लोगों का अगर मैं टोटल करूंगी सो आई विल गेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर्स. कंसिडर दिस एग्जाम्पल. सपोज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड आर माई डेटर्स टू whom आई सोल्ड द गुड्स ऑन अ क्रेडिट. मैंने उनको उधार पे बेचा है, मतलब मेरे गुड्स तो गए हैं उनको, लेकिन उनसे मुझे अभी पैसे मिलना बाकी है. एक्स को मैंने 5,000 की गुड्स बेचे हैं, वाई को मैंने 1,000 के गुड्स बेचे हैं एंड जेड को मैंने 3,000 के गुड्स बेचे हैं. सो इन दिस केस इफ आई आस्क्ड यू व्हाट इज द सन्ड्री डेटर्स ऑफ योर बिजनेस, सो सन्ड्री डेटर्स मतलब टोटल डेटर्स ऑफ माई बिजनेस इज ₹9,000. Our next terminology is creditors. Now creditors मतलब क्या होता है? Opposite of a debtors is the creditor. Creditor मतलब
जिनको मेरा बिजनेस पैसे देने के लिए लायबल है, मतलब ऑल दैट बिजनेसेस और ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशंस टू whom माई बिजनेस इज लायबल टू पे द मनी। अभी यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि वाई माई बिजनेस इज पेइंग अ अमाउंट टू सम अदर पार्टी। अगेन ऑन दिस इंटेंशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिटर एंड सेकेंड वन इज लोन क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिनसे मेरे बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हैं। नाउ माई बिजनेस इज इन द रोल ऑफ अ बायर। मैं एक बायर हूँ और मैं किसी से तो गुड्स परचेस कर रही हूँ, और सिर्फ परचेस नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनसे गुड्स उधार पे ले रही हूँ। सो इन दैट केस my business will automatically become liable to pay to that front party in the near future. So वो जो आगे का सेलर है, वरना दूसरी जो पार्टी है, that will become my trade creditor. Consider this example. Now here I am in the role of a buyer and she is my seller. So उनसे मैंने goods purchase किए हैं, लिए हैं, और उनको प्रॉमिस किया है कि आपको कुछ दिनों बाद मैं पैसे पे कर दूंगा. सो इन दिस केस दैट सेलर will become my trade creditor. The another type of creditor is the cash creditor. Opposite of the cash debtor, cash creditor और loan creditor is there. It can also be called as a cash creditor, लेकिन उसे ज़्यादातर loan creditor कहा जाता है. So what do you mean by loan creditor? सो जिनसे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं बिजनेस के लिए, वरना जिनसे भी मेरे बिजनेस ने पैसे उधार लिए हैं. अभी दैट मे बी द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मे बी द इंडिविजुअल. सो जिनसे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं एंड मुझे वापस पैसे देने हैं, उन सारे लोगों को मैं कहूँगी मेरे लोन क्रेडिटर. कंसिडर दिस पिक्चर. यहाँ पे जो पैसे लेने वाला है वो मेरा बिजनेस है, एंड जो पैसे देने वाला है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा मेरा लोन क्रेडिटर. Sundry creditor is also a popular term in the balance sheet or in our accounts. So again, sundry का meaning है total. So sundry creditors means total of creditors, total of trade creditors. So consider this simple example. Mr. P, Q, R are there. ये मेरे सेलर है जिनसे मैं रॉ मटेरियल परचेस करती हूँ. सो सपोज मैंने P से 3,000 के गुड्स परचेस किए हैं उधार लेके, Q से मैंने 1,000 के एंड R से मैंने 3,000 के गुड्स परचेस किए हैं. सो इन दिस केस माय टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बिकम 9,000. Our next term is bad debts. Now what do you mean by bad debts? Bad debts मतलब bad debtors. सो बैड डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स का मीनिंग तो हमने अभी देखा है. डेटर्स मतलब ऐसे लोग वरना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं. बैड डेट्स मतलब दैट डेटर्स विच आर नॉट गुड, मतलब जिन्होंने प्रॉमिस तो किया था पैसे देने का, बट नाउ दे आर इनकेपेबल, दे आर नॉट एबल टू पे माई मनी बैक. मतलब दिस इज टोटली इरिकवरेबल अमाउंट, मुझे वो वापस नहीं मिलने वाले हैं. सो उन सारे लोगों को वरना उन सारे पैसों को मेरा बिजनेस कहेगा बैड डेब्ट्स. मैंने उधार पे बेचा था, वरना मैंने कैश दी थी, लोन दिया था, लेकिन दे आर नॉट नाउ रेडी टू पे इट. सपोज मैंने किसी फ्रेंड को 5,000 रुपये दिए हैं और अभी वो कह रही है कि I am not able to pay back that 5,000 to you. So at that time in accounting, that situation or that 5,000s are called as my bad debts. What we do in accounts for the bad debts? Bad debt मतलब ये मिलने ही नहीं वाले हैं. So simply what I have to do, जो मिलने वाले पैसे होते हैं that is the total debtors, उनसे मैं bad debt deduct करती हूँ. Our next term is revenue and expenses. ये रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर लाइफ में यूज़ की जाने वाली टर्म्स हैं, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया हमें समझ के लेने हैं. What do you mean by revenue?
revenue is a source of income. It is a regular source of income, recurring source of income. बार बार जिस वे से मुझे पैसे मिलते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. जनरली इट गेट्स इन कैश फॉर्म. जनरली ये पैसों में ही मिलता है मुझे. अपोजिट ऑफ दिस इज द एक्सपेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? सो मेरा बिजनेस, वरना मेरे जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो अच्छे रखने के लिए, स्मूथ चलने के लिए जो भी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ती है, दैट कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंसेस. ना एक्सपेंसेस कभी भी किए जाते हैं कुछ बेनिफिट मिलने के लिए. टेक एन एग्जाम्पल, आई यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, देन आई पे द बिल. और ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं बिल पे करने के बाद ही आई कैन गेट द एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. लाइट जो है मैं उसका बिल पेमेंट करने के बाद ही आई कैन यूज़ दैट लाइट. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट इज़ माई एक्सपेंसेस, लेकिन वो कुछ बेनिफिट के लिए किया जाता है. दिस टू टर्म्स कैन बी अंडरस्टूड विद दिस सिंपल एग्जाम्पल. सपोज दिस इज़ अ जनरल स्टोर एंड ये जनरल स्टोर रन करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है. Take for example, I pay the rent, then I pay a salary if someone is there to help me. I pay the electricity bill. मुझे जो भी बेचना है वो माल किसी से तो मुझे परचेस करना पड़ता है, लेना पड़ता है, सो उसका भी खर्चा है. एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे आप रेंट, जैसे आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वरना कुछ भी छोटे मोटे जो खर्चे हैं, तो ये सारे खर्चे, ये सारे एक्सपेंसेस मैं क्यों कहती हूँ, तो हमारे क्राइटेरिया में देखते हैं. रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, परचेसेस, अदर एक्सपेंसेस आई मस्ट हैव टू डू टू कीप माई बिजनेस इन अ रेगुलर एंड अ स्मूथ मैनर. मुझे मेरा बिजनेस अच्छी तरह से रन करने के लिए ये सारे खर्चे करने ही पड़ते हैं. नाउ बाय पेइंग द रेंट आई एम गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दैट प्लेस. जो हेल्पर है, मुझे हेल्प करता है, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, इसीलिए मुझे उसकी सैलरी देने का खर्चा करना पड़ता है. जो लाइट मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसका बेनिफिट रिटर्न के लिए मुझे, वरना वो मिलने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है. जो मैं गुड्स सेल करती हूँ उनको बेचने के लिए मुझे किसी से तो परचेस करना पड़ता है. सो एक्सपेंसेस मैं जो भी मुझे बेनिफिट के हिसाब से मैं करती हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा रखने के लिए करती हूँ. सो ऑल दीज आर माई एक्सपेंसेस. अपोजिट ऑफ दिस, जब भी कोई भी मेरा जनरल स्टोर का जो माल है, मेरा जनरल स्टोर के जो गुड्स है, मैं बेचती हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं. रेगुलरली मैं ये एक्टिविटी करती हूँ. गुड्स बेचने से मुझे रेगुलर नेचर में मुझे पैसे मिलते हैं. सो इट इज़ माई रेवेन्यू. Now our next term is profit. I already shown here profit and loss. उसमें हम पहले देखने वाले हैं profit. So words में और symbolically भी ऐसे हम दिखा सकते हैं. Profit मतलब जब मेरा revenue, मतलब मेरा income एक्सपेंस से बहुत ज़्यादा होता है, वरना ज़्यादा होता है. अब आप कहोगे कि हाउ वी आर एबल टू नो दिस. सो सिंपल प्रॉफिट का पहले हमें ध्यान में लेना है, माई रेवेन्यूज आर ग्रेटर दैन और मोर दैन माई एक्सपेंसेस. सो इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रॉफिट. सो कितना प्रॉफिट है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? देयर इज़ अ सिंपल फार्मूला, revenue minus expenses. If we do, we will get the amount of a profit. Consider this simple example. Again same general store है, उसमें जनरल स्टोर में गुड्स बेच के जो दुकानदार है वो जनरल स्टोर के आइटम बेच के उसे 40,000 मिलते हैं. और एक्सपेंसेस में वो रेंट पे करता है, सैलरी पे करता है, परचेस करता है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस करता है. सो कुल मिला के उसका खर्चा है 30,000. नाउ इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंसिडर कि मेरे टोटल रेवेन्यू कितना है एंड टोटल एक्सपेंस कितना है. यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है 40,000 एंड टोटल एक्सपेंस है मेरा 30,000. नाउ विच इज़ ग्रेटर वन, रेवेन्यू इज़ ग्रेटर और एक्सपेंसेस इज़ ग्रेटर? Of course, revenue is greater here. So I can say here is the profit. Now, how much profit this business is earning? So for that, I have to use the formula revenue minus expenses.
So 40,000 minus 30,000, I am getting 10,000 rupees profit in this business. Opposite of the profit, our next term is loss. So loss में हमें देखना है कि मेरे expenses ज़्यादा है या revenue. मतलब when my expenses are more than my revenue, at that time I can say my business is bearing the loss. So symbolically we can show like this: revenues are lesser than the expenses. जब मेरा खर्चा बहुत है और मेरा इनकम कम है, so at that time my business is facing the loss. So how to calculate the amount of loss? Simple formula I can use. जो बड़ा है उससे छोटा डिडक्ट करना है, मतलब expenses minus revenue. Consider the same example, but some amounts are changed here. Again the same general store, but here उसको गुड्स बेच के, उस ओनर को गुड्स बेच के सिर्फ 20,000 रुपये मिल रहे हैं, एंड एक्सपेंसेस खर्चा उसका सेम है, मतलब सैलरी, रेंट, परचेसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऐसे कुल मिला के उसका 30,000 का खर्चा है. सो सेम क्राइटेरिया वी हैव टू पुट. वी हैव टू सी कि वेदर माई रेवेन्यू इज़ हाई और वेदर माई एक्सपेंसेस इज़ हाई. यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से, सो आई कैन से आई एम बेयरिंग और माई business is bearing the loss. So how much loss? For that I have to use the formula, that is expenses minus income or revenue. So 30,000 minus 20,000, I am bearing a 10,000 rupees loss here. Now our next term is capital expenditure. So what do you mean by capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जानने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है. पहला क्राइटेरिया है, ये तो मेरा खर्चा है, लेकिन उसमें भी है जो खर्चा करने से मुझे 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा होता है. सो ऐसा कोई भी खर्चा आप करने के बाद आपको उसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा मिलता है. आप कहोगे ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ परचेसिंग ऑफ बिल्डिंग. आप जब बिल्डिंग परचेस करते हो तो आपका खर्चा होता है, लेकिन द एडवांटेज ऑफ दैट बिल्डिंग यू कैन टेक फॉर मोर देन 1 year. सो एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग can be considered as my capital expenditure. This is the first criteria. Now second criteria, जो भी खर्चे होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं. नॉन रिकरिंग मतलब बार बार वो नहीं होते. जैसे सेम एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग, मैं बार बार बिल्डिंग परचेस वरना कंस्ट्रक्ट नहीं करती. सो अगेन द परचेसिंग ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ बिल्डिंग इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. थर्ड थिंग, जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हूँ तो उसका एंड रिजल्ट कुछ तो एसेट मिलती है मेरे बिजनेस को. जैसे मैंने खर्चा किया बिल्डिंग परचेस करने पे, तो ऑटोमेटिकली मुझे बिल्डिंग मिल रही है, मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ रही है. नेक्स्ट वन, दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली क्रिएट द सोर्स ऑफ इनकम टू द बिजनेस. अभी सोर्स ऑफ इनकम टू द बिजनेस मतलब ये खर्चे बिजनेस को इनकम मिलने के लिए वरना उसका इनकम बढ़ाने के लिए किए जाते हैं. सो हमें 4 पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में. ये इसका फ़ायदा, जो एक्सपेंडिचर जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा होता है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इनका रिजल्ट कुछ आसेट, फिक्स्ड आसेट मिलती है मेरे बिजनेस को, एंड फिक्स्ड आसेट उसमें अलग अलग आसेट मिल सकती है मेरे बिजनेस को, एंड द लास्ट वन, इट क्रिएट्स अ सोर्स ऑफ इनकम. सो द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर परचेसिंग ऑफ लैंड, परचेसिंग ऑफ फर्नीचर, परचेसिंग ऑफ एनी फिक्स्ड आसेट. अगर आपके पास 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और आप उसमें 4था फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो एट दैट टाइम ऑल्सो वॉट एवर द एक्सपेंसेस, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर यू डिड to construct your 4th floor, that expenditure is also called as a capital expenditure. आप कहोगे बिल्डिंग तो ऑलरेडी थी, बट that floor is increasing the value of asset. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर आपके asset की वैल्यू बढ़ाती है,
उस एक्सपेंडिचर को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं. Opposite of capital expenditure, revenue expenditure is there. So again we have to consider the criteria. पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पहला क्राइटेरिया है, जब मैं ये खर्चे करती हूँ तो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 साल तक मिल सकता है. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ रेंट कॉन्ट्रैक्ट. आप रेंट पे एक बिल्डिंग लेते हो, सो रेंट आप 11 महीने के लिए पे करते हो और उसका एडवांटेज यू कैन टेक फॉर 11 मंथ्स. उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है. सो जिसका फ़ायदा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ले सकती हूँ. सेकेंड वन, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर. ये बार बार होने वाले खर्चे हैं. टेक एन एग्जाम्पल, मैं रेंट हर महीना देती हूँ, हर साल देती हूँ, सो इट इज़ रिकरिंग इन नेचर. ये कोई भी सोर्स ऑफ इनकम तैयार नहीं करते मेरे बिजनेस के लिए, तो हम ये खर्चे क्यों करते हैं? मेरा बिजनेस स्मूथ वे से रन हो, मेरी फिक्स्ड एसेट अच्छी तरह से काम करे एंड मेरे बिजनेस की जो डेली नीड है वो सेटिस्फाई होते चले, इसीलिए मैं जो खर्चे करती हूँ, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर आई एम डूइंग, दैट एक्सपेंडिचर कुड बी कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Again, there are some examples, popular examples of revenue expenditure. Whatever the salary I am paying to the staff, whatever the rent I am paying, electricity bill, रेगुलर जो भी खर्चे मैं बार बार करती हूँ, जो 1 साल तक करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा, और मेरे बिजनेस को अच्छे रखने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को मैं कहूँगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट टर्म इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाम में ही है कि ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू काइंड के होते हैं. अभी रेवेन्यू में हमने बहुत सारे क्राइटेरिया देखे हैं, तो इसमें अलग क्या है? सो पहला है, इट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेकेंड है, दो इट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट्स एडवांटेज आई कैन टेक फॉर मोर देन 1 ईयर, लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब ये बेसिकली बार बार होने वाले खर्चे हैं. मैं हर साल ये खर्चे करती हूँ, लेकिन ऐसे खर्चे जिसका फ़ायदा मैं 1 साल से ज़्यादा लेती हूँ एंड दे आर वेरी हेवी इन अ नेचर, बहुत बड़ी अमाउंट के किए जाते हैं. सो ऐसे सारे खर्चों को मैं कहूँगी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Some of the popular examples of deferred revenue expenditure is heavy advertisement expenditure. Now take an example of Amul, take an example of P&G, take an example of Coca-Cola. All these brands are doing a heavy expenditure on introducing their new product. सो नया कोई भी प्रोडक्ट आप पीएनजी के देखते हो, नए कोई भी उनके अगर डिज़ाइंस आते हैं तो उसके बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स हर जगह पे लगाए जाते हैं. सो दे आर डूइंग द हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. नो, एडवर्टाइजमेंट तो मुझे हर बार करनी पड़ती है, सो जो रिकरिंग है वो रेवेन्यू है, लेकिन ये बहुत बड़े किए जाते हैं एंड ड्यू टू दिस एडवर्टाइजमेंट दे आर गेटिंग एंड दे आर एबल टू रिटेन द कस्टमर्स. So this is my deferred revenue expenditure. Also the another example is the startup cost of any business. मुझे कोई business run करना है, start करना है, तो start करने के वक्त जो basic खर्चे मुझे करने पड़ते हैं, they can also be considered as the deferred revenue expenditure. Now how we treat this deferred revenue expenditure in the accounts? So हम उसे divide करते हैं. Now consider one example. सपोज आई एम हैविंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस. मेरा बिजनेस बहुत ही छोटा है, माइक्रो स्केल, टाइनी स्केल भी कह सकते हैं, बहुत ही छोटा है. एंड मेरे बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए मैंने 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है. अब 10 लाख का खर्चा हमने अभी भी देखा है, लॉस मतलब जब एक्सपेंसेस बहुत बड़े होते हैं एंड रेवेन्यू बहुत कम होता है. तो 10 लाख का अगर खर्चा किया तो ऑटोमेटिकली उस एक ही साल में मेरे एक्सपेंसेस बहुत बड़े दिखेंगे एंड मेरा रेवेन्यू बहुत ही कम दिखेगा, और उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि मेरे बिजनेस में हेवी लॉसेस दिखाए जा सकते हैं. इसीलिए मैं क्या करूँगी, अगले 5 सालों तक ना, पीरियड कैन बी डिसाइडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स अपॉन देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस.
तो मेरे बिजनेस ने डिसाइड किया है कि भाई मैंने 10 लाख का तो खर्चा किया है, मैं ये 10 लाख आगे के 5 सालों तक दिखाऊंगा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो पहले साल में मैं एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ 2 लाख खर्चा दिखाऊंगी, दूसरे साल में 2 लाख, ऐसे करके 5 सालों में मैं एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट 2-2 लाख दिखाऊंगी। So what we do for the deferred revenue expenditure? We simply divide the deferred revenue expenditure in a particular period. Accounting term is discount. Now हमें सारों को पता है कि discount means simply the deduction or allowance on the cash, payment of cash or price of goods. जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं कहीं पे चीज़ लेने के लिए, सपोज आई एम परचेसिंग समथिंग एंड दैट इज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ ₹100, वरना कॉस्ट नहीं, उस पर MRP लिखा है 100 रुपये, दुकानदार ने मुझे 90 पे वो चीज़ दी है। सो एट दैट टाइम ही इज डिडक्टिंग ₹10 फ्रॉम इट, सो दैट 10 रुपये इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंट। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, सपोज मैंने किसी से तो 5,000 रुपये लिए हैं, लोन एज अ लोन मैंने लिए हैं, और उसने कहा भाई आप जल्दी से इतने इतने दिनों में दे दो, सो इंस्टेड ऑफ 5,000 यू जस्ट पे मी 4,500 रुपीज़। सो जो भी उसने 500 रुपये डिडक्ट किए हैं, दैट 500 इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट हियर। Now in a business, discount is of a 2 types. One is the trade discount and another one is the cash discount. So पहले हम देखते हैं trade discount. Now trade discount, trade मतलब buying and selling, नाम ही है buying and selling. So जो भी discount मुझे buying and selling of goods and services में मिलता है, उस discount को मैं कहूँगी trade discount. नाउ ट्रेड डिस्काउंट कभी भी फाइनल कंज्यूमर को नहीं मिलता। अभी फाइनल कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो खुद के यूज़ के लिए चीज़ ले रहा है। टेक द एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, सो ही इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट गुड्स टू ईच एंड एवरी फाइनल कंज्यूमर। जिनको जिनको वो चाहिए, वो उन सारों को वो अकेला जो प्रोड्यूस करता है वो अकेला नहीं दे सकता। इसके लिए वो हेल्प लेता है होलसेलर एंड रिटेलर। मतलब ये एक चेन है, मैन्युफैक्चरर गुड पास करता है होलसेलर को, होलसेलर गुड पास करता है रिटेलर को, जो छोटे छोटे अमाउंट में हमारे जनरल स्टोर में वगैरह छोटे स्टोर में वो गुड्स रखते हैं, एंड रिटेलर देता है वो फाइनल कंज्यूमर को। अब मैं आपको इतना सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी फाइनल कंज्यूमर को नहीं मिलता। तो किसको मिलता है? इट मे बी रिसीव्ड टू होलसेलर और रिटेलर। और ये डिस्काउंट हर बार जो इनवॉइस प्राइस होती है, जो मेन गुड्स की प्राइस होती है, उस पे मिलता है। ये डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वरना हमारे अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रीज में, लेजर में, वो कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता। This concept is, or this terminology could be explained or can be explained with this simple example. Suppose she is the producer of the biscuits. She produces a biscuit whose MRP is ₹5। एक जो बिस्किट का पैक है उसकी MRP है ₹5। Now these are the biscuits retailer. ये बिस्किट्स उससे परचेस करते हैं, एंड फाइनल कंज्यूमर जिनको बिस्किट्स खाने हैं उनको वो सेल करते हैं। Now उन्होंने गुड्स, ये प्रोड्यूसर जो है बिस्किट की, उन्होंने ये सारे रिटेलर्स को गुड्स सोल्ड किए, बिस्किट सोल्ड किए। अभी बिस्किट सेल करने के वक्त उन्होंने ₹4 को बिस्किट का पैक सेल किया। ओरिजिनल प्राइस थी ₹5। इस प्रोड्यूसर ने रिटेलर को बेचा है ₹4 पे। सो एट दैट टाइम आई कैन से द ट्रेड डिस्काउंट इज इनवॉइस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹1। सो ये डिस्काउंट ₹1 का डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको नहीं दिखाना है। द अदर टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। नाउ कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट कभी भी बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे नहीं दिया जाता। ये डिस्काउंट दिया जाता है कैश वापस जल्दी से मिले, सो फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द नेक्स्ट पार्टी।
आगे वाली पार्टी जिसके पास मेरी कैश पेंडिंग है वो जल्द से जल्द मेरा पेमेंट करे, इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। जब भी प्रॉब्लम आता है तो हमें सेपरेटली डिस्काउंट कितना है ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है। अगेन वी विल कंसिडर द एग्जाम्पल। नाउ शी इज़ द बुक सेलर। उन्होंने इस बायर को बुक्स बेचे हैं एंड दैट बायर एग्रीज दैट विद इन 30 days शी विल मेक अ पेमेंट। सपोज हम बुक की प्राइस लेते हैं 100 रुपये। बार बार मैं 100 क्यों ले रही हूँ? It will be easy to calculate you and to understand you also. Now उसने 100 रुपये के बुक लिए हैं और उसने कहा है कि ये 100 रुपये मैं अगले 1 महीने में दे दूंगी, मतलब क्रेडिट परचेस शी इज डूइंग। नाउ what the offer that book seller have kept in front of her? सो उन्होंने कहा है कि अगर ये जो 100 रुपये है जो आप 1 महीने में देने वाले हो, अगर आपने 10 दिनों में दिए तो मैं सिर्फ आपसे 90 रुपये ले लूँगी। मतलब शी इज़ रेड्यूसिंग, शी इज़ अलाउिंग अ डिस्काउंट, शी इज़ रेड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द पेमेंट. So at that time that discount is called as the cash discount. The next and the last concept of our video is the solvent and insolvent. Now ये टर्म बिजनेसमैन को वरना बिजनेस को यूज़ की जाती है। सो पहले देखते हैं सॉल्वेंट। बहुत इजी है। जो भी आदमी वरना जो भी बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज़, अपना जो देना है वो दे सकता है तो उसको कहेंगे हम सॉल्वेंट। सो आप कहोगे व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, हाउ वी कैन डिसाइड कि वो पैसे दे सकता है या नहीं? तो जितना देना है उतनी उसके पास प्रॉपर्टी चाहिए, वरना उससे ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि जिस आदमी के पास आसेट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। नो, आसेट एंड लाइबिलिटी का मीनिंग देखा है। आसेट मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस, एंड लाइबिलिटीज मतलब वॉट एवर द ड्यूज द बिजनेस इज लाइबल टू पे टू समवन। तो जब मेरी प्रॉपर्टी assets आर मोर दैन ग्रेटर दैन माई लाइबिलिटीज, एट दैट टाइम आई एम कंसिडर्ड और माई बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको आगे बिजनेस रन करना है तो मार्केट में जो क्रेडिट वर्दीनेस है, आपको पैसे उधार पे मिलते हैं वरना परचेस आप उधार पे कर सकते हो, ये जानने के लिए वरना ये मिलने के लिए योर सॉल्वेंसी मस्ट बी देयर। अपोजिट ऑफ दिस इज द इंसॉल्वेंट। सो हमें अपोजिट मतलब ही उसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। जो आदमी वरना जो बिजनेस उसकी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? जब उसकी लाइबिलिटीज बहुत बड़ी होंगी एंड एसेट बहुत कम होगी, at that time that business could be considered as the insolvent. This can be elaborated with this simple example. Now this could be considered as a liability, मेरी liability बहुत है and asset as compared to the liabilities बहुत कम है, बहुत छोटी है, so your business could be considered as an insolvent and that is very bad for any business. So always try to keep your business in the solvency रेशो और इन अ सॉल्वेंसी सिचुएशन और पोजीशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, सो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स दे दो। थैंक यू वेरी मच।